Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss another important concept of acids and bases, and that concept is called soft hard acid base concept, which is also called as SHAB concept. Today we will discuss about SHAB concept of acids and bases, and it's very important concept with respect to acids and bases. इसमें हमने ये पियरसन ने कॉन्सेप्ट दिया था. Pearson was a scientist, you can say, who presented the concept of acids and bases, soft acids, soft bases, hard acids, hard bases. तो याद रखें, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो एसिड है वो केटाइन होगा, एसिड जो होगा वो केटाइन होगा और बेस जो होगी वो कोई एनाइन होगा. लेकिन अब एसिड को भी कैटेगराइज किया है दो टाइप्स में और बेस को भी कैटेगराइज किया है जी दो टाइप्स के अंदर. ठीक है, तो ये चीज याद रखें, इसमें एसिड और बेस को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है. पहले हम एसिड्स के हवाले से बात कर लेते हैं. एसिड्स दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, सॉफ्ट एसिड्स एंड हार्ड एसिड्स. सॉफ्ट एसिड्स एंड हार्ड एसिड्स. ठीक है, मैंने पहले आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू शैब कॉन्सेप्ट जो एसिड होगा वो केटाइन होगा. ठीक है, अब वो केटाइन किस तरह का होगा कि वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, उसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं. सबसे पहला हार्ड एसिड्स पे पहली बात यह है कि जो केटाइन होगा, केटाइन इज ऑफ स्मॉलर साइज और ऑफ लाइटर एलिमेंट्स. यानी वो केटाइंस हार्ड एसिड्स होंगे जिनका साइज छोटा होगा या वो किसी छोटे एलिमेंट से बने होंगे. ठीक है, स्मॉलर साइज के केटाइन जो होंगे. अच्छा, दूसरा हार्ड एसिड्स वो होते हैं केटाइंस ऑफ हायर केटाइंस ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है जी, हायर पॉजिटिव चार्ज. ऐसे केटाइंस जिन पे हायर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हार्ड एसिड्स होंगे. अच्छा, तीसरी हार्ड एसिड्स के लिए जरूरी है कि वो इजीली पोलराइजेबल ना हो, नॉट इजीली पोलराइजेबल. देखिए, जिनका साइज छोटा होता है वो वैसे भी इजीली पोलराइजेबल नहीं होते. पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन साइज. Greater the size of an element, greater will be the polarizability. Polarizability means to the ability to make poles. तो जितना साइज ज्यादा होगा उतने पोल्स बनाने की सलाहियत ज्यादा होगी, क्योंकि वो साथ वाले एलिमेंट को उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, तो चूंकि ये छोटे साइज का केटाइन है, हाई पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी आसान नहीं है. इट इज नॉट इजीली पोलराइजेबल. तीन बातें हो गई हार्ड एसिड में. चौथी ये है कि मॉलिक्यूल्स और आयंस having lesser number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. याद रखें, ये वो केटाइन जो होंगे जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, जिनके वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे कहलाएंगे हार्ड एसिड्स. हार्ड एसिड्स. ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं. सबसे पहले आप H पॉजिटिव की एग्जांपल ले. H पॉजिटिव एक हार्ड एसिड है क्योंकि उसका साइज भी छोटा है, पोलराइजेबल भी नहीं है और इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत कम है. इसी तरह आप सोडियम की एग्जांपल ले लें.
आप लीथियम की एग्जांपल ले लें, ये केटाइन्स है, ये सारे हार्ड एसिड्स हैं जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है जी। पोटेशियम की एग्जांपल ले लें, आप बेरियम की एग्जांपल ले लें, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का एलिमेंट है, ठीक है, इसका भी साइज छोटा है, पॉजिटिव चार्ज इस पे +2 है, ठीक है। एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले लें, गैलियम की एग्जांपल ले लें, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हार्ड एसिड्स, ठीक है। यू कैन चेक कि ये चार जो मैंने इसकी करेक्टर्स बताई हैं वो इनमें से कोई ना कोई करेक्टर इनके ऊपर डेफिनेटली अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये हार्ड एसिड्स हैं। मैग्नीशियम भी इसमें आ सकता है, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ हार्ड एसिड्स, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये हार्ड एसिड्स हैं। तो मैंने पहले बताया कि एसिड्स जो हैं इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक केटाइंस हैं, और उनमें वो केटाइंस जिनका साइज छोटा है, जिनका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जो पोलराइजेबल आसानी से नहीं है, और उनके बैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हार्ड एसिड्स कहलाते हैं। अब हम चलते हैं सॉफ्ट एसिड्स की तरफ। सॉफ्ट एसिड्स डेफिनेटली बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना जी। अब इसमें सबसे पहली बात ये होगी कि इनका जो केटाइन होगा, केटाइन इज ऑफ लार्जर साइज और ऑफ हायर एलिमेंट्स। इनके जो केटाइन होंगे उनका साइज छोटा होगा, यानी जो बड़ा होगा। जो बड़े साइज का केटाइन है इसका मतलब है वो सॉफ्ट एसिड होगा, ठीक है ना जी। इनका चार्ज कम हो, केटाइंस ऑफ लोअर चार्ज, चार्ज इनका कम होगा, ठीक है। तीसरी बात, ये इजीली पोलराइजेबल होंगे, इजीली पोलराइजेबल, क्योंकि इनका साइज बड़ा है। सो ड्यू टू दैट, साइज बड़ा होने की वजह से इनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। और चौथी बात, इनमें वो मॉलिक्यूल्स होंगे या आयन होंगे जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स और आयंस having greater number of valence electrons, that's it. So these are soft acids. मैंने आपको पहले बताया कि एसिड्स केटाइन होंगे, उनमें ये वाले केटाइंस हार्ड एसिड्स हैं, और जो अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको सॉफ्ट एसिड्स की, वो भी आपने याद रखनी है। जैसे कि आप मिसाल ले लें, आयोडाइड में आयोडोनियम है, ब्रोमोनियम है, सिल्वर है, गोल्ड का आयन, ये सब बड़े साइज के आयन्स हैं। अगर आपके एटॉमिक नंबर देखें तो ये हायर एटॉमिक नंबर के केटाइंस हैं। आप मरकरी ले लें, प्लाटिनियम ले लें, आयरन ले लें, प्लाटिनियम है, मरकरी है, आयरन है, Fe+2, Hg+1, ठीक है, प्लाटिनियम प्लस, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखें, ये सारे के सारे जो है आपके ये बेसिकली सॉफ्ट एसिड है। प्लाटिनियम +2 होगा, H2+, तो ये सारे के सारे हैं सॉफ्ट एसिड्स, वो सारे के सारे थे हार्ड एसिड्स। ये 6-7 जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, इनपे आप अगर आप इन डेफिनेशंस को अप्लाई करें तो कोई ना कोई डेफिनेशन इसके ऊपर जरूर अप्लाई हो रही है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये हैं सारे हार्ड एसिड्स और वो हैं सारे सॉफ्ट एसिड्स। और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे जिंक है, Zn+2, ठीक है, ये भी डेफिनेटली सॉफ्ट एसिड।
सो ये चीज याद रखिएगा, कुछ इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कुछ एसिड्स हार्ड एसिड्स हैं, कुछ सॉफ्ट एसिड्स हैं। लेकिन अलबत्ता बस एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो केटाइंस होते हैं वो सारे के सारे एसिड्स के तौर पे एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू शैब कॉन्सेप्ट, और जो एनाइन जो होंगे वो बेस के तौर पे एक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू शैब कॉन्सेप्ट। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, इसको जरा प्लीज आप देख लें। अच्छा बच्चों, ये जो सॉफ्ट एसिड्स हैं, हार्ड एसिड्स हैं, इनमें गौर कर लें कि सारे जो अल्किल मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, अल्किल मेटल्स कौन सी हैं? जो फर्स्ट डे में आती हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो सेकेंड डे में आती है। इनके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, पहले पहले, क्योंकि ग्रुप में अगर आप देखें तो नीचे को एटॉमिक मास पड़ता है, एटॉमिक नंबर भी पड़ता है। तो जो इनके अपर एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना जी, वो सारे के सारे ही हार्ड एसिड्स होते हैं। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है ना। आगे सीजियम जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसका साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये है एसिड्स का कॉन्सेप्ट, ये हार्ड एसिड्स हैं, ये सॉफ्ट एसिड्स हैं। अभी हम बेसिस पे जाएंगे, आप इसकी पिक्चर ले लें और ग्रुप में जरा शेयर कर दीजिए। देखिए, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी जो बेस है वो डोनर है और जो एसिड है वो एक्सेप्टर है। ठीक है ना, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बनेगा, वही जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लाइक सिचुएशन। ठीक है, लेकिन बहरहाल इसमें जो मेन चीज कही गई हुई है, कही गई है कि एसिड हमेशा केटाइंस होते हैं और बेसिस हमेशा एनायनिक इन नेचर होती हैं। अब हम चलते हैं बेसिस की तरफ। बेसिस, लेट्स टॉक अबाउट बेसिस। बेसिस भी दो तरह की होंगी, सॉफ्ट बेसिस और हार्ड बेसिस। अच्छा, सॉफ्ट एसिड्स, सॉफ्ट बेसिस और हार्ड बेसिस, ठीक है ना जी, इसमें हमने डिस्कशन करनी है हार्ड बेसिस क्या होती है। याद रखें, ऐसी बेसिस जिनमें जो डोनर एटम है, ये वैसे ये इनाइन होंगे सारे, इसमें डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी। तो आप नोट कर लें कि डोनर एटम हार्ड बेसिस क्या क्या है, कि डोनर एटम is of higher electronegativity, यानी ऐसा एनायन जिसमें जो डोनर एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो होगी हार्ड बेस। इसी तरह डोनर एटम, डोनर एटम is of lower polarizability. It means that the donor atom size is smaller, यानी उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, इसका मतलब है उसका साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज की बेस होगी वो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हार्ड बेसिस की, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं फ्लोराइड आयन की, फ्लोराइड एफ नेगेटिव। नाउ यू कैन सी कि एफ नेगेटिव में ये जो फ्लोराइड आयन है इसका साइज भी छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, फ्लोराइड आयन की। इसी तरह मैं एग्जांपल दे दूं आपको क्लोराइड आयन। मैं आपको हाइड्रोक्साइड आयन की एग्जांपल दूं, इसमें जरा गौर करें, हाइड्रोक्साइड आयन में डोनर एटम कौन सा है,
ऑक्सीजन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और इसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम है, इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह मैं एग्जांपल दे दूं आपको, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, यहाँ पे भी डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, तो ये भी एसीटेट आयन में डोनर एटम ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और साइज छोटा है। सल्फेट आयन, phosphate ion. So all these ions are hard bases. ये मैंने आपको काफी सारी एग्जांपल दे दी। ये वाला आयन एल्कोक्साइड आयन, सो ऑल दीज आर हार्ड बेसिस। सो हार्ड बेसिस में हमने दो चीजें पढ़ी कि वो बेसिस हार्ड बेसिस होती हैं जिनमें डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और डोनर एटम की पोलराइजेबिलिटी कम। ये ये जितनी भी ये क्राइटेरिया पे पूरी उतरेगी उनको हम हार्ड बेसिस कहें। नाउ वी टॉक अबाउट सॉफ्ट बेसिस। अब हम सॉफ्ट बेसिस के बारे में बात करते हैं। डोनर एटम इज ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे जो डोनर एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अच्छा, दूसरी बात, डोनर एटम इज ऑफ हायर पोलराइजेबिलिटी। डोनर एटम जो होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि उसका साइज ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है जी। इसमें आप जरा गौर करें, मैं एग्जांपल दूं आयोडाइड आयन, आई नेगेटिव, आपको पता है आयोडाइड का साइज बड़ा है। इसी तरह मैं एग्जांपल दूं ब्रोमाइड की, इसी तरह मैं एग्जांपल दूं सायानाइड की। ठीक है ना? तो इसमें जो है ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें आप, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन जो है, ठीक है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, हाइड्रोजन से ये बड़ा हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप और एग्जांपल ले लें, अगर अल्काइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, R नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह ये वाला थायो सायानाइड आयन, थायो सायानाइड, इसमें सल्फर डोनर है, उसका साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी हायर है। तो मैंने आयोडाइड, ब्रोमाइड, सायानाइड, हाइड्राइड, ठीक है जी, अल्किनाइड या अल्काइल जो है, अल्काइल से नेगेटिव जब आते रहते हैं, अल्किलाइड कहा जा सकता है इसको, इसके लिए वर्ड यूज हो सकता है। ब्रोमाइड का एग्जांपल दे दी। अच्छा, थायोसल्फाइड H2O3 2 नेगेटिव, ठीक है, ये भी सॉफ्ट बेस में आती है। इज इट ओके, क्लियर? तो ये है हमारी सॉफ्ट बेसिस। हमने अभी तक डिस्कस किया व्हाट आर हार्ड एसिड्स, हार्ड बेसिस, व्हाट आर सॉफ्ट एसिड्स, सॉफ्ट बेसिस। ठीक है ना जी? तो ये है जनाब हमारा हार्ड शैप कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। इसकी आगे हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अभी हम बात करेंगे। इसको प्लीज आप देख लें एक दफा, फिर आगे चलते हैं। ये एक प्रिंसिपल है, एक एप्लीकेशन पढ़ने से पहले वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। HISP, HISP प्रिंसिपल। HISP, सॉरी, HS
आई, HSI, इसको जरा देख ले। इसको हम कहेंगे हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन प्रिंसिपल। ये क्या है, किस चीज का एब्रिविएशन है? हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, hard acid prefer to combine with hard bases and soft acids prefer to combine with soft bases। ये नोट कर ले प्लीज, ये प्रिंसिपल नोट कर ले कि हार्ड एसिड्स prefer to combine with hard bases and soft acids prefer to combine with soft bases। This is called as hard soft interaction principle। That's very important। इस प्रिंसिपल को हम याद रखेंगे क्योंकि हमने जब आगे एप्लीकेशंस पढ़नी है तो यहाँ पे इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो हमें ज़हन में रखनी होंगी। इसकी पिक्चर ले लें और शेयर कर दें, फिर आगे चलते हैं। जी चलिए। Now we will discuss about the applications of Sharp concept। इसकी एप्लीकेशंस केमिस्ट्री में क्या है, या हमारी लाइफ के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, या ओवरव्यू करेंगे हम। इसकी 6-7 एप्लीकेशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे कि शैप कॉन्सेप्ट्स की बेसिक एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है जी, इसकी एप्लीकेशंस के हवाले से हम बात करेंगे कि इसमें क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन में बता रहा हूं आपको, स्टेबिलिटी ऑफ complexes। Please write down that Shab concept tells us about the stability of complexes। It tells us that which complex will be more stable and which will be less stable, right? Please write down, it will tell us about which complex is more stable, which one is lesser stable। For example, एक कॉम्प्लेक्स है सिल्वर और आयोडाइड का। सिल्वर Ag पॉजिटिव और आयोडाइड 2I नेगेटिव, तो ये बनेगा सिल्वर आयोडाइड AgI2। और एक कॉम्प्लेक्स है सिल्वर प्लस फ्लोराइड, ये बनेगा सिल्वर फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स। Now this concept will help us to determine that which complex is more stable। How? देखिए जरा गौर करें बच्चों, सिल्वर जो है ये आपने अभी पढ़ा था एक सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड क्योंकि इसका साइज बड़ा है,
और आयोडाइड जो है एक सॉफ्ट बेस है। अच्छा, अब यहाँ पे भी सॉफ्ट एसिड है, लेकिन फ्लोराइड एक हार्ड बेस है। इट मींस दैट कि जो सिल्वर आयोडाइड है ये सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन से बना है, जबकि जो सिल्वर फ्लोराइड है वो सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन से बना है। और अभी मैंने आपको प्रिंसिपल क्या बताया है कि जितनी जो सॉफ्ट एसिड होते हैं दे प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट, यस, एंड हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेसिस। सो इट मींस दैट कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल हो, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल हो। Why it is unstable? Because it is formed due to soft acid and hard base combination. And according to the principle, soft acid, soft base combination are more preferable, more suitable, more stable. ठीक है? So we can easily determine कि इन दोनों में से silver iodide complex is more stable as compared to silver fluoride complex. That's very simple. So this is first application of शैब concept with example. एग्जाम्पल के साथ मैंने इसकी एप्लीकेशन आपको करवाई है, इसको नोट कर लें। इसके बाद इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ हम जाएंगे। दिस इज एप्लीकेशन नंबर 1। Then second application is the course of reaction. Please write down that शैब concept helps in determination the course of reaction and nature of product. ठीक है, ये हमें बताएगा कि कैसा रिएक्शन कैसे होगा और प्रोडक्ट कैसी प्रेफरेबल बनेगी, कौन कौन सी प्रोडक्ट प्रेफरेबल होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक रिएक्शन है लिथियम आयोडाइड का और सीजियम फ्लोराइड, ये दोनों अब रिएक्शन हो रहे हैं। अब जो लिथियम है ये हार्ड एसिड है और आयोडाइड सॉफ्ट बेस है। इसी तरह सीजियम जो है ये हार्ड एसिड है और फ्लोराइड जो है वो सॉफ्ट बेस है। अब जब इनका रिएक्शन होगा तो प्रेफरेबल क्या था भाई, क्या था प्रेफरेबल? हार्ड हार्ड के साथ। तो बेसिकली ये चीज याद रखें कि बुनियादी तौर के ऊपर अब रिएक्शन तो यही होगा कि डिस्प्लेसमेंट ही होगी, लेकिन अगर आप, ठीक है सॉरी, ये सॉफ्ट बेस है और ये हार्ड बेस, ठीक है, ये जरा से लिखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा हार्ड बेस है, सॉरी, अब जरा देखिएगा लिथियम फ्लोराइड बनेगा और सीजियम आयोडाइड बनेगा, क्योंकि जब ये आपस में बन जाएंगे तो अब ये हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन बन गया और ये सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसका मतलब है कोर्स ऑफ रिएक्शन को हमने डिटरमिन कर लिया थ्रू दिस कॉन्सेप्ट कि जो हार्ड एसिड होगा वो हार्ड बेस के साथ मिलकर जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इसी तरह सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये है कोर्स ऑफ रिएक्शन कि जिसमें हम ये चीज डिटरमिन कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है, इसको भी ध्यान में रखना हो। तीसरी एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बच्चों, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, यू नो वेरी वेल, वाटर पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट हमेशा पोलर सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, यानी पानी में पोलर सल्यूट जो है वो आसानी से डिसॉल्व होंगे। तो ये याद रख लें कि जो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस कॉम्बिनेशन होती है
वो कोविलेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, पोलर कम होते हैं। नोट कर लें, प्लीज नोट कर लें। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड ड्यू टू the compounds formed due to the compounds formed, लिख लें, formed due to combination of soft acid, soft base are more covalent and less polar. इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, पोलर कैरेक्टर कम होता है, ठीक है, लेस पोलर। देयरफॉर these compounds are less soluble in water. अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं। हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस है, ये वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन H2O। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला कि जो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस कंपाउंड होगा वो कोवेलेंट इन नेचर होगा, उसकी पोलैरिटी कम होगी, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कंपाउंड ले लूं जो हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि इसी तरीका मैं लिथियम आयोडाइड ले लूं, तो लिथियम आयोडाइड में लिथियम जो है वो हार्ड एसिड है और आयोडाइड सॉफ्ट बेस है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन था, ये हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, तो ये सॉल्युबल इन वाटर। तो हमें शैप कॉन्सेप्ट से ये भी पता चल सकता है कि कौन सा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा और कौन सा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं हो। लिथियम जो है, यस, लिथियम पॉजिटिव आयन है, तो जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं केटाइन वो एसिड्स होते हैं। तो लिथियम आयोडाइड हार्ड सॉफ्ट का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। हार्ड सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसमें पोलैरिटी है, ये पोलर है, इसलिए ये वाटर के अंदर सॉल्युबल। तो इसका मतलब है कि थ्रू दिस कॉन्सेप्ट यू कैन आल्सो डिटरमिन कि कौन सा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा और कौन सा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं। ये हमने 3 एप्लीकेशन बच्चों पढ़ ली है इसकी, 3 एप्लीकेशंस। अब चौथी एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं हम, वो है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नोट कर लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये चौथी एप्लीकेशन है। अच्छा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आप जरा गौर करें, और ये हमेशा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन, अब आप जरा गौर करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, HF हो गया, वाटर हो गया और अमोनिया हो गया, इनमें होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। द रीजन इज दैट कि यहां पे फ्लोरीन यानी फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये तीनों बेसिस हैं। और ये बेसिस जो हैं, ये कौन सी बेसिस हैं? दीज आर हार्ड बेसिस, हार्ड लिविस बेसिस, हार्ड लिविस बेस। और जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये हार्ड लिविस एसिड है। इसीलिए हमेशा
हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और इन 3 एलिमेंट्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सो इसका मतलब है दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो टेलिंग अस about the nature of strong hydrogen bond in water, HF and ammonia. That's very important application of this concept. हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों पाई जाती है उसकी मैंने आपको बता दी। ये इसकी मैंने अभी 4 एप्लीकेशंस आपको करवाई हैं। अभी हम इसकी मजीद एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अभी 3 है, 3 या 4 और है, ठीक है। तो फिर ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होगा। हमारा लेक्चर जो है ये टाइम भी अबाउट टू ओवर है। तो मैं अभी आपको दोबारा आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। उतनी देर आप जरा इसको पढ़ लें जितना मैंने करवाया है, देन आई विल शेयर अनदर लिंक। थैंक यू।